हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। रसायन विज्ञान क्लास 12। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रीवियस ईयर में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे हैं, उस आधार पे मैंने ये सन 2012 का पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। जब मैंने लास्ट 5 से 6 ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि इस पेपर से बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसी पेपर को एज अ मॉडल पेपर लेते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन इससे रिपीट हुए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे लास्ट 2020 का पेपर हो, 19 का हो, 18 का हो। तो इसमें जो 5 से 6 ईयर्स के क्वेश्चन है मोस्टली रिपीटेड हैं। तो आइए देखते हैं रसायन विज्ञान सन 2012 का पेपर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित क्रिस्टलीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता तथा उपसंयोजन संख्या दीजिए। देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है सन 2019 में पूछा हुआ है और जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लेटेस्ट मॉडल पेपर जारी किया है उसमें भी ये क्वेश्चन संकुलन क्षमता का, और अक्सर जो भी एग्जाम प्रीवियस ईयर में हुए हैं तो उसमें से अंतःकेंद्रीय घनीय घनीय निविड़ संकुलन से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, अंतःकेंद्रीय घनीय के लिए संकुलन क्षमता होती है 68% और उपसंयोजन संख्या होती है इसके लिए 8। घनीय निविड़ संकुलन के लिए संकुलन क्षमता 74% होती है और संयोजन संख्या 12 होती है। तो देखिए, यहां से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर फर्स्ट चैप्टर से लेता है तो इसमें या तो क्वेश्चन पूछते हैं क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, या फिर फ्रैंकल या शोटकी दोष की। जो लास्ट कुछ ईयर से एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन जो क्वेश्चन है वही रिपीट हो रहे हैं। या तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन में दिया है या फिर ऑब्जेक्टिव में दिया है, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, उसकी लैंग्वेज करके क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, नेक्स्ट है प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिलोम परासरण, अब जैसे कि 2020 का ही एग्जाम हुआ है तो उसमें परासरण की डेफिनेशन पूछी गई है। तो देखिए, किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो उसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगमित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण। और इससे क्या होती है, परासरण की दिशा बदल जाती है। और इसका उपयोग हम किससे कहते हैं, जो समुद्री जल है उसका विलवणीकरण करने में, यानी कि समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में कन्वर्ट करने में। तो जो हमारा आरओ होता है तो उसमें जो परासरण दाब है उसका कॉन्सेप्ट लागू होता है। अब देखिए, जो लोह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक कैसे बनते हैं, यहां से अक्सर या तो जैसे डोमेन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर स्थायी चुंबक के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं या फिर लोह चुंबकीय के एग्जाम्पल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और प्रत्येक डोमेन का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और इस डोमेन की चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ये एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उस दिशा में हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। अब यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें तो भी चुंबकीय प्रभाव बना रहता है। तो ये क्या कहलाता है, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। ये भी बहुत ही बार क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट नहीं कर सकते। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, या फिर इसका अतिशीतित द्रव है इसका कहाँ यूज होता है। तो देखिए, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच में द्रव के समान जो कणों की व्यवस्था क्या होती है, अनियमित व्यवस्था होती है। और द्रव के समान इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। और जो आपने पुराने खिड़की दरवाजे देखे हैं जो कांच के बने हुए हैं, तो उसके जो निचले वाला भाग होता है वो क्या होता है, कुछ मोटा होता है। तो इसलिए इसको कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब देखिए, जैसे सॉल्यूशन वाला जो हमारा चैप्टर है उससे क्वेश्चन कौन सा पूछता है, या तो मोलरता या फिर मोलल
तासे। तो इसके जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके आप एग्जाम्पल है, एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इससे यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है मोलरता या मोलरता से। तो देखिए 10% डब्ल्यू का जलीय H2SO4 का घनत्व दे रखा है और H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो देखिए जो H2SO4 के मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए, हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये। तो विलय का मान, विलय कितना है 10% डब्ल्यू है, यानी कि विलय हमारा, क्योंकि विलय कम मात्रा में होता है, विलय ज़्यादा मात्रा में होता है। तो विलय 10 ग्राम है भाई, 100 ग्राम है, उसमें से अगर 10 ग्राम मान ले तो विलय कितना होगा 90 ग्राम होगा। तो विलय का मोलर द्रव्यमान, और ये हमारे पास फॉर्मूला है मोलरता के लिए, तो इससे हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता रहता है कि जो वाल्थाप गुणांक है उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये शायद 16 या 17 में क्वेश्चन ये वाल्थाप गुणांक से रिलेटेड पूछा गया था, और ये शायद 2013 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। वाल्थाप गुणांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनके क्रम में इनको हमें एडजस्ट करना था। और देखिए जो क्वेश्चन 7 है, कोलाइड विलयन का टिंडल प्रभाव। अब जो कोलाइडी वाला जो हमारा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन या तो विद्युत परिक्षेपण विधि का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर विद्युत अपोहन विधि का, या फिर जो हमारे इनके कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि ये किस तरह का विलयन है, इमल्सन क्या है, कि ये द्रव है, द्रव का कोलाइडी विलयन है या द्रव ठोस का है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए कोलाइडी विलयन क्या है, एक विषमांगी तंत्र है, और जिसमें कणों का आकार क्या होता है कि वास्तविक विलयन के कणों के आकार की अपेक्षा में बहुत बड़ा होता है। और कोलाइडी विलयन को जब प्रकाश पुंज से गुजारा जाता है तो कोलाइडी विलयन के जो कणों का आकार बड़ा होने के कारण एक प्रकाश को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, और जो इनके प्रकाश पुंज का मार्ग है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। अब देखिए जो एक आपके जो पेपर होगा उसमें एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और अक्सर जैसे ये जो क्वेश्चन साइक्लोप्रोपेन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल है, हाइड्रोजोन, इसकी संरचना पूछी है, या फिर कई बार डीडीटी उसकी स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल उसकी स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है कुछ जो लास्ट प्रीवियस ईयर में रिपीट हुई हैं, आप उनको देख के जाएं। देखिए नायलॉन 6 ये बहुत ही टाइम, नायलॉन 6 की एकलिक इकाई क्या है, ब्यूना एस क्या है, ब्यूना एन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, या फिर जैसे डेक्रोन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये जो हमारा भौलक वाला चैप्टर है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल की एकलक इकाइयाँ होती है हमारे पास। अब ऐसे ही भौलक से क्वेश्चन अगर पूछता है तो या तो वो पूछेगा कि जैसे कि संगठन एवं योगात्मक जो अभिक्रिया है उनमें अंतर, या फिर ब्यूना एस, ब्यूना एन, इनकी अभिक्रियाएं पूछ सकता है। तो देखिए अभिक्रिया को प्रारंभ करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये मुक्त मूलक जो यौगिक अभिक्रिया है। ताप दृढ़ एवं ताप सुदृढ़ बहुलकों के अंतर, या फिर उनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो ताप दृढ़ बहुलक तो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, जबकि ताप शून्य बहुलक क्या होते हैं, नरम होते हैं। और इसमें जो ताप दृढ़ बहुलक है इसमें त्रियक बंध होते हैं, जबकि इसके बच्चे त्रियक बंध क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Na+2 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे कन्फर्म है इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और उसमें ये फॉर्मूला, एक तो आपको ये फॉर्मूला भी पूछा गया है अक्सर एग्जाम में कि चुंबकीय आघूर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ=√n+2। अब इसमें हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो सबसे पहले तो आप जो 30 तक के जो भी एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होनी चाहिए, और अगर वो भी आप नहीं कर रहे हैं तो जैसे Fe है हमारा, कोबाल्ट है, और
ये निकल है, कॉपर है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लीजिए क्योंकि अक्सर यही रिपीट हो रहे हैं। उनका चुंबकीय आघूर्ण आपको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये कोलाइड से वापस से क्वेश्चन पूछा गया है। कोलाइड से कन्फर्म है कि क्वेश्चन आने वाला, या तो जैसे अधिशोषण या फिर कोलाइडी जो विलियन है उसके जैसे एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो देखिए जल विरागी होते हैं और एक हमारा जो जल स्नेही है। तो देखिए एक जल विरागी कोलाइड का स्कंदन आसानी से हो जाता है, कारण दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि धनावेश और ऋणावेशित कण होते हैं क्योंकि इन्हीं से इनका स्थायित्व होता है। और जब समान आवेश होता है तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण निकट नहीं आ पाते। अब जब इसमें कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो ये विपरीत आवेश के कण क्या करते हैं, जो विलयन को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो उदासीन कोलाइड कण परस्पर मिलकर बड़े हो जाते हैं और ये अवक्षेप के रूप में स्कंदित होते हैं। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 14 फेन पल्लवन विधि, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। लास्ट टाइम की अगर बात करें तो जैसे 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फेन पल्लवन में संग्राही है, फेन स्थायीकरण के नाम और इनकी क्या भूमिका है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या तो पूछेगा चुंबकीय पृथक्करण विधि या फिर झाग पल्लवन विधि। अगर उसको ये क्वेश्चन यहाँ से बड़ा क्वेश्चन देना है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे कि फेन पल्लवन विधि है, इससे सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि सल्फाइड अयस्कों को तेल और जल के मिश्रण में हम डालते हैं और ये जो सल्फाइड अयस्कों की अशुद्धियां होती है ये तो क्या होती है, जल में भीग जाती हैं। और तेल और जल के मिश्रण से हम जो निलंबन के द्वारा जब वायु प्रवाहित करते हैं तो सल्फाइड के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, झाग के द्वारा क्या हो जाते हैं, अधिशोषित होके जो ऊपरी सतह है उस पर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमें फेन पल्लवन विधि से हमें जो सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। अगर एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो ये पूछ सकता है कि फेन पल्लवन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए क्वेश्चन 15 है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जो NiCl4 आयन अनुचुंबकीय है जबकि NiCl4 की पावर -2 आयन प्रति चुंबकीय है। तो जो हमारा VBT सिद्धांत है उसकी सहायता से इसे समझाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जैसे 2020 में ही पूछा गया है, ये जो NiCl4 आयन अनुचुंबकीय है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 3D में देखिए कितने हैं, 8 है तो ये 8 भरते हैं। ऐसे ही जो 4s हमारा रिक्त है 4p रिक्त है। तो Ni2 आयन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये रहे। इसके कारण ये क्या होगा, अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय। और CN4 आयन में डी कक्षक में स्थित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। युग्मित हो गया तो ये क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय। और संकरण हम बता ही सकते हैं, देखो यहाँ S खाली है, P के 3 खाली, तो इसमें sp3d, और इसमें D का भी खाली है, S का भी, और 3 P के कक्षक खाली है तो ये sp3d। देखिए क्वेश्चन 16, यहाँ से जो IUPAC नाम आपसे पूछा जाता है, 2 या 3 IUPAC नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ से या तो ये पूछा जाएगा CuCl2 एथिलीन डाइएमीन का होल ट्वाइस Cl है, या फिर अक्सर यहाँ से पूछ लिया जाता है कि या तो ये Cl नहीं होगा और CO एथिलीन डाइएमीन, इस तरह से कोई IUPAC नाम पूछ सकता है। और ये जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है, K3FeCN6, या फिर यहाँ जैसे कि 2020 में पूछा गया था तो यहाँ C2O4 था जो ऑक्सलेट हमारा। ये क्वेश्चन 2020 में और जैसे 19 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन 17, आर्सेनिक सल्फाइड में सोल में फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल मिलाया जाता है तो ये क्या होता है, पारस्परिक स्कंदन। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है, ये क्या कराती, पेप्टीकरण।
और ये देखिए द्वि अपघटन क्या होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड के विलयन में H2S गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या होता है, द्वि अपघटन प्राप्त होता है, दोनों का विघटन हो जाता है। टिंडल प्रभाव, ये छोटा क्वेश्चन था, आपके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन उनमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये तो छोटे क्वेश्चन में कई बार ही बन चुका है, पारस्परिक स्कंदन वाला, टिंडल प्रभाव वाला। नेक्स्ट देखिए, आपके एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिसमें आपको ए या बी पहचानना है, कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, उसमें से ए या बी आपको पहचानना है। अक्सर यहाँ जैसे कि C6N5NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन है, उससे रिलेटेड, या फिनोल, इससे रिलेटेड जो इक्वेशन है वो पूछी जाती रही है। तो देखिए ये है C6H5N2Cl, H2 की उपस्थिति में यदि इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ए तो हमें फिनोल प्राप्त होगा। यहाँ तो ये जो हमारा होता है फिनोल, OH, ऊपर OH होगा, और फिर इसकी जब Br2 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ऐसे ही सेकंड अभिक्रिया में हमारे पास एक तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा, एक डाई एथिल प्राप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन 19 है, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अम्लीय या क्षारीय के लिए पूछा जाता है। एथिल एल्कोहल से फिनोल अधिक अम्लीय है। अब जैसे लास्ट टाइम 2019 में पूछा गया था यहाँ से कि जो एल्किल एमीन है उससे अमोनिया अधिक क्षारीय है। तो देखिए दोनों, एथिल एल्कोहल से फिनोल अधिक अम्लीय है क्योंकि फिनोल में अनुनाद पाए जाने के कारण फिनोल में अधिक अम्लीय गुण बढ़ जाता है, जबकि एथिल एल्कोहल में अनुनाद नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होता है, ये कम अम्लीय है। अब जैसे प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेनॉल से अधिक है, तो इसमें अतिरिक्त H आबंध के कारण प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है। एजोनत्र के विलयन का 2.0 एम्पियर की धारा से 30 मिनट तक प्रवाहित करके विद्युत अपघटन किया जाता है, तो कैथोड पर निक्षेपित चांदी का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मोलर द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, और दोनों का जैसे Ag और F का, और धारा कितनी दे रखी है मेरे पास, 2 एम्पियर दे रखी है। तो देखिए समय निकाल लेंगे, यहाँ मिनट में दे रखा है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। I बराबर क्या होता है, Q जो हमारा आवेश होता है, आवेश Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो इसलिए यहाँ आवेश आ जाएगा। अब जैसे अभिक्रिया क्या हुई है, ये जैसे निक्षेपित हो रहा है Ag प्लस Ag में, तो यदि 96,500 कूलाम द्वारा निक्षेपित Ag की मात्रा 108 ग्राम है, तो जो 3600 कूलाम के द्वारा निक्षेपित मात्रा कितनी होगी, तो ये 4.03 ग्राम आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन 21 है, यहाँ से अक्सर जैसे SN1 अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है वो पूछी जाती है, या तो SN1 ही अधिकतर पूछ लेता है, या फिर SN2 है, उनकी मैकेनिज्म आपसे पूछता है। तो ये मैकेनिज्म एक बार आप अच्छे से देख के जाएं, और जो भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन जैसे रिपीट हुए उनकी मैकेनिज्म अक्सर पूछ ली जाती। तो देखिए दो अथवा में थे इसमें, तो CH3CH2Br CH2Cl से अधिक क्रियाशील है क्योंकि Br आयर बनने की प्रवृत्ति Cl से अधिक है। CH3 का होल थ्राइस CXSN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है क्योंकि इसमें जो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन यानी कि तृतीय एल्किल धनायन का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। अब ऐसे SN12 अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, ये जो द्वितीय हमारी ए वाली रिएक्शन है, ये SN2 अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। तो देखिए इसमें OH माइनस प्लस CH3 इस पे धनायन आ जाएगा, और Cl माइनस इस पे क्या आ जाएगा, ऋणायन, टेंस टू OH माइनस अल्फा CH3 Cl माइनस, और फिर ये हमारा ये Cl माइनस का कार्बो ऋणायन बनेगा इसका। तो ये SN1 से संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया के दोनों पद हैं। तो देखिए जो भी रिएक्शन आपकी पूछी जाती है, तो कुछ रिएक्शन जैसे फिक्स हैं, उन्हीं में से जैसे पूछी जाती है, जैसे फिटिंग अभिक्रिया है, जैसे फिंकलस्टाइन है, ये 2019 में पूछी गई है।
या फिर यहाँ से गाटरमान अभिक्रिया है वो पूछी जाती है आपसे, या फिर अभिक्रिया आपसे एल्डोल संगनन, कैनिजारो, ये अक्सर रिपीट होती रहती हैं। तो देखिए ये जो हमारी रिएक्शन है CH2 5Cl NaI एसीटोन, तो हमारे पास क्या बनेगा C2H5I प्लस NaCl। ऐसे दूसरी रिएक्शन है, इससे क्या बनेगा NaBr और C2H5I। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोलराउ से रिलेटेड है। तो ये जैसे 2020 में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये देगा यहाँ NaCl है, HCl है और CH3COOH है या फिर CH3COOK है। इसके लिए जो मोलर चालकता ये आपको पूछ सकता है। तो देखिए इससे हमें जो लैम्डा 0 का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए हमारे पास दे रखी है KCl के लिए, ऐसे ही HCl के लिए दे रखी है। अब देखिए यहाँ से जो इसका विघटन करें CH3COOK का, तो ये CH3COO माइनस और K प्लस के रूप में विघटित होगा। तो यहाँ से हम जब वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी थर्ड ये दे ही रखी है हमें, तो ये वाली और ये वाली, इनको जोड़ने से हमारे पास क्या बनेगा CH3COOH। तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हमारे पास ये मान आ जाता है। अब कोलराउस का नियम लगाते हैं कि जैसे इसका विघटन करेंगे तो H प्लस और CH3COO माइनस के रूप में होगा। तो H प्लस का मान और CH3COO माइनस का मान, दोनों मान रख के हम ये आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए संक्रमण तत्वों से 3D श्रेणी में मैग्नीज ऑक्सीकरण अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो इसका क्या कारण है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होने के कारण 3D श्रेणी में Mn प्लस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। इसलिए क्या होता है, ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्रोमियम +2 तथा Mn +3 दोनों का D4 विन्यास है, परंतु Cr+2 अपचायक तथा Mn+3 ऑक्सीकारक है। अब देखिए यहाँ से या तो DNA और RNA में अंतर पूछेगा, क्वेश्चन जो 25 है, या फिर जैसे DNA की द्विकुंडलित संरचना है ये भी मोस्ट रिपीटेड होती है, जैसे 2020 में ही पूछी गई है DNA और RNA में अंतर। या फिर जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की आपकी अभिक्रिया पूछ लेगा कि ग्लूकोज से और ब्रोमीन की अभिक्रिया से क्या बनेगा। तो देखिए ये हमारी द्विकुंडलित जो संरचना है अक्सर पूछी जाती है कि विटामिन C जल में अत्यधिक विलय होने के कारण हमारे शरीर में संचित नहीं हो पाता, और से ग्लूकोनिक अम्ल है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो N है ये हमारा है, इसकी ऑक्सीकरण कराएंगे Br2 की उपस्थिति में। क्वेश्चन 26 है एनिलीन एवं एन मैथिलीन में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। तो इससे रिलेटेड जैसे एनिलीन है या फिर डाइमेथिल एमीन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन जो तीनों है ये एनिलीन से रिलेटेड है, ये दो क्वेश्चन एनिलीन से रिलेटेड है। तो देखिए विभेद के लिए क्या कर सकते हैं कि जो इसको यदि CHCl3 है कि उसके साथ गर्म करेंगे तो एनिलीन तो क्या होता है, दुर्गंध में यौगिक CH6S5NC बनाता है, जिसमें क्या होती है रुचिकर गंध होती है, जिससे हम मैथिल एनिलीन इसकी पहचान कर सकते हैं। और जबकि एन मैथिलीन है वो क्रिया नहीं करती। ऐसे जो बी है ये प्रबल क्षार क्यों है, तो देखिए जब डाइमेथिलेमीन में दो मैथिल समूह का प्लस आई प्रभाव के कारण एन पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है, डाइमेथिलेमीन से अधिक हो जाता है, और डाइमेथिलेमीन से इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति मैथिलेमीन से अधिक होने के कारण डाइमेथिल क्या है, प्रबल क्षार है। और ये दोनों जो हमें रिएक्शन है 2,4 ब्रोमो एनिलीन के लिए, एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन कैसे बनाएंगे, और ये बेंजिल डाई एजोनियम क्लोराइड किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए ये 27 क्वेश्चन है साबुन और संश्लेषित अपमार्जक में अंतर।
यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि या तो साबुनीकरण उसकी अभिक्रिया जो कि 2020 में ही पूछी गई है, और या फिर यहाँ से पूछेगा कि संश्लेषित अपमार्जक साबुन की तुलना में अच्छे क्यों होते हैं। तो देखिए, या फिर जो साबुन कठोर जल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करता, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। देखो, साबुन उच्चतर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एवं सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक क्या होते हैं, उच्चतर एल्केन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। साबुन दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक क्या होता है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण होते हैं। साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। अब देखिए, जो सोडियम पोमेटेट है ये साबुन के लिए सूत्र है। सुक्रोलोस क्या है, कृत्रिम मधुरक है, जैसे सैकरीन भी कृत्रिम मधुरक है। सार्विक अम्ल है, ये किसका लवण है, परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। सेरिल ट्राइमेथिल आयोनियम ब्रोमाइड क्या है, एक अपमार्जक है। या फिर इसका क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन था जो हमारी औषधियाँ हैं उससे रिलेटेड कि पेनिसिलिन क्या है, प्रतिजैविक है, और मेप्रोबेमेट क्या है, प्रशांतक है, और टर्फेनाडीन क्या है, प्रतिहिस्टामिन है, रेंटिडीन क्या है, प्रतिहीमल है। इनसे अक्सर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये प्रतिजैविक या फिर प्रतिहिस्टामिन या फिर प्रशांतक, ज़्यादा तो ये जो पेनिसिलिन वाला और ये प्रतिहिस्टामिन इसका पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 28 है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें 10% ताप वृद्धि से वेग स्थिरांकों में लगभग दुगनी वृद्धि हो जाती है, तो नामांकित वितरण वक्र से समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए जो हम ग्राफ खींच सकते हैं, गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश के बीच में ग्राफ यहां से खींच सकते हैं। तो किस तरह का ग्राफ आता है, ये जो ग्राफ इस तरह से आता है कि जो हमारा गतिज ऊर्जा है वो समय के साथ यहाँ तक तो बढ़ती है और इसके बाद फिर यहाँ से घटना स्टार्ट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप 350 केल्विन एवं 400 केल्विन परिवर्तित करने के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 4 गुना हो जाता है, तो सक्रियण ऊर्जा की गणना करके यह बताना है कि ताप के साथ परिवर्तित होती है या नहीं होती है। तो देखिए, हमारे पास log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA 2.303 R T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, K2 इक्वल टू 4K 4 गुना होता है, ये दिया है। R का मान पता होता है हमें, T 350 केल्विन है और T2 400 केल्विन है। तो ये मान पुट करके हम जो हमारे EA है यानी कि सक्रियण ऊर्जा, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुणतीस, जैसे कि मैंने बताया कि कैनिज़ारो अभिक्रिया है, वुड्स फिटिंग है, एल्डोल संघनन है, ये अक्सर रिपीट होती रहती है। जैसे ये 2019 में पूछी गई थी, एल्डोल संघनन। अब जैसे कि वुड्स फिटिंग है, रोजेनमुंड अपचयन है, तो ये अभिक्रियाएं हैं, ये 2019 में 20 में ऐसे ये पूछी गई है। तो देखिए, कैनिज़ारो अभिक्रिया के लिए क्या है, CH3CH2 CHO, और ये तो हमें क्या करना है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। तो और ये हमारी कैनिज़ारो जो अभिक्रिया है उसके लिए है कि SCHO प्लस सांद्र KOH CH3COH प्लस SCOK। और जो सेकंड है हमारी एल्डोल संघनन है, वो किस तरह से होगी, CH3CHO प्लस CH3CHO
10% KOH, तो ये बनेगा हमारे पास CH3CH का OH CH2CHO। और ये जो हमारा था कि क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में हमें एडजस्ट करना है, तो ये जैसे कुछ एग्जाम्पल थे उनको हमने एडजस्ट किया है। और जैसे एल्डिहाइड जो टोलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण परीक्षण देता है, तो वो जो अभिक्रिया है वो एल्डोन संग्रहण कहलाती है, क्योंकि कीटोन ये नहीं देता है। तो ये रिएक्शन थी कि जो टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जो 13 क्वेश्चन है कि रासायनिक जो समीकरण उनको पूर्ण करना है, Cl2 प्लस NaOH, ये 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। Cl2 प्लस NaOH ठंडा व तनु, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास रिएक्शन से क्या बनेगा, NaCl NaClO और H2O प्राप्त होगा। और जो C सांद्र HNO3 है उसके रिएक्शन से हमें H2CO3 यानी कि जो कार्बनिक अम्ल है और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और हमारे पास H2O प्राप्त होगा। देखिए 17वें वर्ग में F2 प्रबल ऑक्सीकारक है, तो 17वें वर्ग में F2 जो प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि इसमें जो FF आबंध की ऊर्जा कम होने के कारण F की जो जलीयोजन एंथैल्पी है उसका मान उच्च होता है, इसलिए क्या है F2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस है, तो क्या होता है कि जो O2 के मध्य जो दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण O2 गैस अवस्था में पाई जाती है, जबकि सल्फर के मध्य प्रबल वान डेर वाल बल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो यहां से जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो सल्फर के अपर रूप वगैरह है वहां से। अब देखिए स्ट्रक्चर पूछी है इसने कि N2O5 और H3O4 की स्ट्रक्चर हमें बतानी है। और नेक्स्ट है जो कि निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। PbNO3 का होल ट्वाइस 673 पे जो ये रिएक्शन हो रही है, तो इससे हमारे पास 4 NO2 प्लस 2 PbO और O2 बनेगा। ऐसे ही जो दूसरी रिएक्शन है उसमें I2 प्लस सांद्र HNO3 है, तो इससे HiO3 और 10 NO2 और H2O बनेगा। देखिए नेक्स्ट इसमें जो हमारा इसमें लास्ट इक्वेशन है कि नाइट्रोजन का अणु N2 जबकि फॉस्फोरस का P4 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु क्या होता है, अत्यधिक छोटा होता है, जिसके कारण ये त्रिबंध बना के N2 के रूप में रहता है, जबकि फास्फोरस का आकार बड़ा होने के कारण ये एकल बंध के द्वारा बंधित होकर P4 अवस्था में पाया जाता है। और देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी H3PO3 उसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है, या फिर जैसे H2SO4 है उसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है। कई बार जैसे XeF4 XeF6 इनकी स्ट्रक्चर और इनके संकरण भी पूछे गए। और देखिए सेकंड इसमें जो क्वेश्चन था हमारा कि ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए स्ट्रक्चर है जैसे Xe4 है, जब इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसमें देखो ये 3 लोन पेयर है, तो जो संकरण निकालता है तो उसमें जैसे 3 लोन पेयर किस वाले संकरण में आते हैं, sp3d, और इसकी स्ट्रक्चर है इस तरह की, और ये H2SO4 के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।